सोचिए, एक ऐसा देश जो दुनिया के नक्शे पर मुश्किल से दिखाई देता है। चारों तरफ सिर्फ समंदर, छोटे छोटे द्वीप, ना कोई मजबूत सेना, ना आधुनिक हथियार और ना ही किसी बड़े देश जैसा सुरक्षा तंत्र। आज हम जिस मालदीव को एक लग्जरी टूरिस्ट पैराडाइज के रूप में जानते हैं, जहां लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, 1988 में वही मालदीव अपनी सबसे खतरनाक रात का सामना कर रहा था। तारीख थी 3 नवंबर 1988। रात का वक्त था और राजधानी माले की गलियां अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही मिनटों में सरकारी इमारतों पर कब्जा होने लगा, रेडियो स्टेशन पर हमला किया गया और पूरे शहर में डर का माहौल बन गया। यह कोई आम दंगा नहीं था, यह एक पूरी तरह से प्लान किया गया तख्तापलट था, जिसका मकसद था मालदीव की चुनी हुई सरकार को गिराना। उस वक्त मालदीव के राष्ट्रपति थे मौमून अब्दुल गयूम। जैसे ही उन्हें इस हमले की जानकारी मिली, हालात की गंभीरता तुरंत साफ हो गई। राष्ट्रपति भवन अब सुरक्षित नहीं था। विद्रोही लड़ाके तेजी से आगे बढ़ रहे थे और राष्ट्रपति को जिंदा पकड़ना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था। किसी तरह अपनी जान बचाकर राष्ट्रपति गयूम एक सुरक्षित स्थान पर छिपने में कामयाब हो गए, लेकिन सच्चाई यह थी कि देश पर से उनका नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका था। राजधानी के अहम इलाकों पर हमलावरों का कब्जा था और राष्ट्रपति के पास अपने ही देश में लड़ने लायक ताकत नहीं थी। मालदीव की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सीमित थी कि इस तरह के संगठित हमले का सामना करना लगभग नामुमकिन था। इस पूरे तख्तापलट के पीछे एक नाम था, अब्दुल्ला लुत्फी। लुत्फी कोई आम आदमी नहीं था। वह एक मालदीवियन कारोबारी था जिसका राष्ट्रपति गयूम के साथ लंबे समय से राजनीतिक और व्यक्तिगत टकराव चल रहा था। सत्ता की भूख ने उसे अंधा कर दिया था। राष्ट्रपति बनने की चाहत में उसने लोकतांत्रिक रास्ता नहीं चुना, बल्कि हिंसा और साजिश का रास्ता अपनाया। लुत्फी ने संपर्क किया श्रीलंका के एक उग्रवादी संगठन PLOT से, यानी पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलीलम। यह संगठन उस समय भाड़े के हथियारबंद लड़ाकों के लिए जाना जाता था, जो पैसे के लिए किसी भी देश में जाकर सरकार गिराने का काम कर सकते थे। लुत्फी का प्लान बिल्कुल साफ था, विदेशी लड़ाकों की मदद से मालदीव की सरकार को गिराना, राष्ट्रपति गयूम को हटाना और फिर एक कठपुतली सरकार बनाना। इसी प्लान के तहत करीब 80 से ज्यादा हथियारबंद लड़ाके चुपचाप मालदीव में दाखिल किए गए। इन्हें स्थानीय मदद भी मिली, जिसकी वजह से किसी को भनक तक नहीं लगी। आधी रात के बाद जैसे ही हमला शुरू हुआ, हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। एयरपोर्ट, सरकारी दफ्तर और कम्युनिकेशन सिस्टम विद्रोहियों के कब्जे में जाते चले गए। राष्ट्रपति गयूम पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके थे। उनके पास न तो पर्याप्त सुरक्षा बल थे और न ही समय। अब राष्ट्रपति के सामने एक बेहद कड़वा सच खड़ा था। अगर कुछ ही घंटों में मदद नहीं पहुंची तो मालदीव की सरकार गिर जाएगी और शायद वह खुद भी जिंदा नहीं बचेंगे। उन्होंने सबसे पहले अमेरिका से संपर्क किया, फिर ब्रिटेन और श्रीलंका से मदद मांगी, लेकिन हर जगह से जवाब एक जैसा था। हालात का आकलन किया जा रहा है, तुरंत सैन्य कार्रवाई संभव नहीं है। हर गुजरता मिनट विद्रोहियों को मजबूत बना रहा था और राष्ट्रपति की उम्मीद कमजोर होती जा रही थी। राजधानी माले में गोलियां चल रही थीं और दुनिया लगभग खामोश थी। इसी हताशा और मजबूरी में राष्ट्रपति गयूम ने आखिरी फोन कॉल किया भारत को। नई दिल्ली में उस वक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। फोन के दूसरी तरफ जो बात कही गई वह बेहद सीधी और खतरनाक थी। अगर भारत ने तुरंत मदद नहीं की तो सुबह होने से पहले मालदीव में तख्ता पलट सफल हो जाएगा। यह सिर्फ एक छोटे देश का संकट नहीं था, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला था। भारत के सामने फैसला लेने के लिए वक्त बेहद कम था, लेकिन फैसला ऐसा था जो इतिहास बदल सकता था। और इसी पल नई दिल्ली में एक ऐसा निर्णय लिया जाने वाला था जो भारत की सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति दोनों की असली परीक्षा लेने वाला था। सोचने का वक्त खत्म हो चुका था। नई दिल्ली में हालात की गंभीरता पूरी तरह समझ ली गई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को यह साफ दिख रहा था कि यह सिर्फ मालदीव का आंतरिक संकट नहीं है,
अगर उस रात मालदीव की सरकार गिर जाती तो हिंद महासागर के बीच एक रणनीतिक देश अस्थिर हो जाता और उसका सीधा असर भारत की समुद्री सुरक्षा पर पड़ता। फैसला तुरंत लिया गया। भारत मालदीव की मदद करेगा और वह भी बिना किसी देरी के। इसी फैसले के साथ एक बेहद गोपनीय और तेज सैन्य ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की गई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। यह नाम जितना साधारण लगता है, इसके पीछे का मिशन उतना ही खतरनाक और जटिल था। सबसे बड़ी चुनौती थी समय और दूरी। मालदीव भारत से करीब 2000 किलोमीटर दूर है और वहां तक समुद्र के रास्ते पहुंचने में बहुत देर लग जाती। इसलिए फैसला हुआ कि सेना को हवाई रास्ते से भेजा जाएगा। भारतीय सेना की 50वीं इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड को इस मिशन के लिए चुना गया। यह वही यूनिट थी जिसे बेहद कम समय में कहीं भी उतारने और लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। जवानों को अचानक अलर्ट किया गया। किसी को ठीक से यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें किस देश में भेजा जा रहा है और सामने कितने दुश्मन होंगे। बस इतना कहा गया कि मिशन बेहद संवेदनशील है और देश को आप पर भरोसा है। इसी बीच भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे भारी परिवहन विमान IL-70 को तैयार करना शुरू कर दिया। यह पहला मौका था जब इन विमानों का इस्तेमाल इतनी लंबी दूरी के तात्कालिक सैन्य अभियान के लिए किया जा रहा था। रात के अंधेरे में हथियार, गोला बारूद और सैनिक तेजी से विमान में लोड किए गए। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थी। हर मिनट की देरी मालदीव में विद्रोहियों को और मजबूत कर सकती थी। लगभग आधी रात के बाद IL-70 6 विमान भारत से उड़ान भर चुके थे। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि माले एयरपोर्ट सुरक्षित भी है या नहीं, रनवे पर लाइट्स होंगी या नहीं और उतरते ही गोलीबारी शुरू हो जाएगी या नहीं। सुबह होते होते भारतीय विमान मालदीव के हवाई क्षेत्र में दाखिल हो चुके थे। नीचे राजधानी माले दिखाई दे रही थी, जहां हालात अब भी तनावपूर्ण थे। एयरपोर्ट पर किसी तरह की सैन्य सुरक्षा मौजूद नहीं थी। फिर भी जोखिम लेते हुए IL-70 ने लैंडिंग की। जैसे ही विमान के दरवाजे खुले, भारतीय पैरा कमांडो पूरी तैयारी के साथ जमीन पर उतर चुके थे। बिना एक पल गंवाए उन्होंने एयरपोर्ट को सुरक्षित किया और धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ना शुरू किया। विद्रोही लड़ाकों को यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देगा। उन्हें लगा था कि विदेशी मदद आने में दिन लग जाएंगे, लेकिन भारत कुछ ही घंटों में उनके सामने खड़ा था। भारतीय जवानों ने एक एक कर महत्वपूर्ण ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। रेडियो स्टेशन दोबारा कब्जे में लिया गया ताकि गलत संदेशों को रोका जा सके। राष्ट्रपति गयूम तक सुरक्षित रास्ता बनाया गया। जैसे ही राष्ट्रपति को यह खबर मिली कि भारतीय सेना राजधानी में उतर चुकी है, उनकी जान में जान आई। वहीं दूसरी तरफ विद्रोही लड़ाकों में भगदड़ मचने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनका प्लान ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। कई आतंकवादी छोटी नावों के जरिए मालदीव से भागने की कोशिश करने लगे, यह सोचकर कि समुद्र उन्हें बचा लेगा। लेकिन ऑपरेशन कैक्टस यहीं खत्म नहीं हुआ था। भारत ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। भारतीय नौसेना के युद्धपोत पहले से ही इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। भागते हुए विद्रोहियों को खुला समुद्र उनकी आखिरी उम्मीद लग रही थी, लेकिन असल में वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। राजधानी माले में स्थिति अब तेजी से भारत के नियंत्रण में आ रही थी, लेकिन मिशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि कुछ विद्रोही अब भी खुले समुद्र में थे और भारत ने तय कर लिया था कि ऑपरेशन कैक्टस तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक आखिरी खतरा भी खत्म न हो जाए। ठीक उसी वक्त जब कुछ विद्रोही लड़ाके छोटी नावों के जरिए मालदीव से भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत ने समुद्र में भी जाल बिछा दिया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS गोदावरी और INS बेतवा पहले ही हिंद महासागर में अपनी पोजीशन ले चुके थे। जैसे ही इन जहाजों को जानकारी मिली कि हथियारबंद लड़ाके नावों के जरिए श्रीलंका की तरफ भाग रहे हैं, भारतीय नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। खुले समुद्र में उन नावों को रोका गया और एक एक कर सभी भागते हुए विद्रोहियों को पकड़ लिया गया। इस तरह वह तख्तापलट, जो कुछ घंटों पहले तक लगभग सफल लग रहा था, पूरी तरह से विफल हो चुका था। राजधानी माले में हालात अब नियंत्रण में थे।
राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम सुरक्षित थे और मालदीव की वैध सरकार दोबारा सत्ता में आ चुकी थी। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत ने यह सब बिना किसी पूर्व तैयारी के बेहद सीमित समय में और लगभग बिना किसी नुकसान के कर दिखाया। ऑपरेशन कैक्टस के दौरान एक भी भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ। कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने न सिर्फ राष्ट्रपति को सुरक्षित किया, बल्कि पूरे देश को एक खतरनाक अराजकता में जाने से बचा लिया। जिस तख्तापलट की योजना महीनों में बनाई गई थी, उसे भारत ने कुछ घंटों में खत्म कर दिया। मालदीव की सड़कों पर जहां कुछ समय पहले गोलियां चल रही थीं, वहां अब धीरे धीरे शांति लौट रही थी। अगली सुबह जब दुनिया को इस ऑपरेशन की जानकारी मिली, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैरान रह गया। इतनी तेज और निर्णायक सैन्य कार्रवाई उस समय बेहद दुर्लभ मानी जाती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने खुले तौर पर भारत की तारीफ की। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी माना कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित शक्ति नहीं है, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता रखता है। ऑपरेशन कैक्टस के बाद पहली बार भारत को एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखा जाने लगा। यह वह पल था जब दुनिया ने भारत की सैन्य और राजनीतिक इच्छा शक्ति को गंभीरता से लेना शुरू किया। मालदीव के लिए यह ऑपरेशन जीवन दान से कम नहीं था। अगर उस रात भारत ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो संभव था कि देश एक लंबे गृहयुद्ध या विदेशी प्रभाव के दलदल में फंस जाता। राष्ट्रपति गयूम ने बाद में कई बार कहा कि भारत ने सिर्फ उनकी सरकार नहीं, बल्कि पूरे देश की संप्रभुता बचाई। ऑपरेशन कैक्टस ने भारत और मालदीव के रिश्तों को एक नई मजबूती दी, जो आज भी दोनों देशों के बीच दिखाई देती है। इस मिशन का असर सिर्फ 1988 तक सीमित नहीं रहा। ऑपरेशन कैक्टस ने भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच संयुक्त अभियानों की सोच को नई दिशा दी। यह साबित हो गया कि अगर राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट फैसला ले और सैन्य बल तैयार हो, तो भारत दुनिया के किसी भी कोने में अपने हितों और अपने मित्र देशों की रक्षा कर सकता है। आज जब हम इंडो पैसिफिक, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता की बात करते हैं, तो उसकी नींव कहीं न कहीं इसी ऑपरेशन में दिखाई देती है। ऑपरेशन कैक्टस हमें यह भी सिखाता है कि ताकत हमेशा संख्या या संसाधनों से नहीं आती, बल्कि समय पर लिए गए फैसलों से आती है। एक फोन कॉल, कुछ घंटों का साहस और सटीक योजना, और इतिहास बदल गया। यह कहानी सिर्फ एक सैन्य सफलता की नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे की कहानी है जो एक छोटा सा देश भारत पर कर सका, और भारत ने उस भरोसे को कैसे निभाया। जब भी भारत की तेज और निर्णायक सैन्य कार्रवाई की बात होगी, ऑपरेशन कैक्टस का नाम हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि यही वह मिशन था जिसने दिखा दिया कि भारत जब खड़ा होता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खड़ा होता है। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।